नमस्कार, आपका स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में आपके लिए अपठित गद्यांश में किस किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, मैंने कोशिश की है कि दो अपठित गद्यांश को रखूं और दोनों में जिस तरह से प्रश्न बनते हैं, जिस तरह से सीबीएसई में प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 बहुविकल्पीय प्रश्न और 2 25 से 30 शब्दों में या 30 से 35 शब्दों में उत्तर देने के लिए 2-2 अंक के 2 प्रश्न होते हैं। तो दोनों गद्यांश में मैंने इसी तरह से रखा है कि 3 बहुविकल्पीय प्रश्न, 2 अंक वाले प्रश्न, और साथ ही कोशिश की है कि बहुविकल्पीय के उत्तर दे दूं और जो दीर्घ उत्तरीय है 2 अंक वाले हैं वो आप स्वयं अभ्यास के रूप में करें। तो आइए देखिए वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी होता है। अपठित गद्यांश को हम क्या करते हैं? अपठित गद्यांश किसे कहते हैं? अपठित गद्यांश गद्य का ऐसा अंश होता है जिसका पहले अध्ययन नहीं किया गया हो, यह अपठित गद्यांश कहलाता है। प्रायः अपठित गद्यांश का उद्देश्य किसी विषय को समझना, भाषा और शैली के बीच के संबंधों को खोजना तथा अवबोध क्षमता को परखना होता है। अपठित गद्यांश के अंतर्गत भावार्थ को समझकर उसका सावधानी पूर्वक गंभीरता व गहनता से अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। अपठित गद्यांश को हल करने के चरणबद्ध तरीके क्या क्या हो सकते हैं? सर्वप्रथम दिए गए अपठित गद्यांश को 2-3 बार ध्यान पूर्वक पढ़कर उसके मूल भाव को आत्मसात कर लेना चाहिए, यानी समझ लेना चाहिए। गद्यांश में दी गई महत्वपूर्ण सूचनाओं को रेखांकित करते रहना चाहिए। इससे विषय वस्तु व पठन कौशल वाले प्रश्नों को हल करने में आसानी होती है। भाषिक संरचना एवं व्याकरण संबंधी प्रश्नों के लिए गद्यांश में दिए गए कठिन शब्दों, मुहावरों आदि को रेखांकित करना चाहिए। गद्यांश पर आधारित कथन व कथन कारण वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने हेतु सर्वप्रथम उनके केंद्र बिंदु व मुख्य उद्देश्य को समझना चाहिए। इसके पश्चात ही सही विकल्प का चयन करना चाहिए। अंत में एक बार सभी प्रश्नों के उत्तरों को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़कर जांच लेना चाहिए। ये है। उसके बाद आइए गद्यांश को पढ़ते हैं और उससे संबंधित प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसे करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए या लिखिए। मानव जीवन यात्रा संघर्ष से भरी है। जन्म से मृत्यु तक की यात्रा में मनुष्य अनेक संघर्षों का सामना करता है। इन संघर्षों के स्वरूप भी विविध प्रकार के होते हैं। कतिपय संघर्ष ऐसे होते हैं जो मनुष्य के आंतरिक एवं बाहरी परिवेश के मध्य होते हैं। बाहरी परिवेश के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्थितियां, परिस्थितियां, व्यक्ति एवं समाज समाहित होते हैं। इन बाह्य संघर्षों की विशेषता यह होती है कि इनमें क्रिया एक पक्ष के द्वारा होती है एवं प्रतिक्रिया दूसरे पक्ष के द्वारा, यानी क्रिया एवं प्रतिक्रिया के प्रभाव अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ते हैं। वहीं कुछ संघर्ष मनुष्य के अंतर्मन की परिधि के भीतर ही जन्म लेते हैं और उसी सीमा में चलते रहते हैं। इस संघर्ष की विशेषता यह है कि इसमें क्रिया जिस मनुष्य के द्वारा की जाती है, प्रतिक्रिया भी उसी मनुष्य द्वारा होती है। अर्थात क्रिया एवं प्रतिक्रिया दोनों के प्रभाव एक ही मनुष्य पर पड़ते हैं। इसी कारण ऐसा संघर्ष बाहरी संघर्षों की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक एवं प्रायः घातक होता है। स्वयं का स्वयं से होने वाला यह संघर्ष ही अंतर्द्वंद कहलाता है। अंतर्द्वंद वस्तुतः ऐसी स्थिति है जिसमें अंदरूनी उथल पुथल की स्थिति इतनी तीव्र एवं चरम पर होती है कि कई बार आंतरिक स्तर पर स्थायित्व ही नहीं बन पाता। इस कारण आप स्वयं को ही अपनी भावनाओं से अवगत नहीं करा पाते। यह स्थिति आपको बड़ी वेदना दे सकती है। इस स्थिति में बेचैनी, उलझन और अशांति की सीमा
कि था लेना भी मुश्किल है। कई बार यह स्थिति बहुत लंबी भी खींच सकती है। बाह्य संघर्षों की अपेक्षा अंतर्द्वंद शांत होने में कहीं ज़्यादा समय लेता है। अंतर्द्वंद को शांत करने का एक ही उपाय है, और वह यह कि जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे प्रकृति की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया जाए। परिस्थिति पर अपना वश न चलने की स्थिति में हमें केवल कर्म करने का निर्णय लेकर परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। आइए, इससे जुड़े हुए प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं? बाह्य संघर्ष की क्या विशेषता होती है? उत्तर है, इसमें क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग पक्षों पर निर्भर करती है। देखिए, इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, लेकिन मैं सिर्फ उत्तर को यहाँ पर ले रहा हूँ। आप खुद स्वयं देख सकते हैं, स्वयं उन 3 जो अलग अलग विकल्प हैं उसके बारे में जान सकते हैं। मनुष्य के मन की अस्थिरता का कारण क्या होता है? या कारण है बाहरी और आंतरिक संघर्ष, दोनों के कारण मनुष्य के मन जो है अस्थिर होते हैं। कई बार हमारे सामने जो है बाहरी परिवेश जो होता है उसमें इतने संघर्ष होते हैं, इतने उथल पुथल होते हैं कि हमारा मन अस्थिर हो जाता है, और कई बार आंतरिक द्वंद्व ऐसे होते हैं जिसके कारण हमारा मन अस्थिर हो जाता है। तो दोनों हालातों में ऐसे होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके बाद किए गए विकल्पों में से जो दिए गए हैं उनमें से कोई एक विकल्प को चुनिए। कथन ए, अंतर्द्वंद की स्थिति में मनुष्य कर्म का फल ईश्वर पर छोड़ देता है। कारण आर, परिस्थितियां मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती हैं। उत्तर है कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। जो चौथा और 5वां प्रश्न है ये 30 से 35 शब्दों में देने के लिए होता है। आंतरिक संघर्ष घातक क्यों होता है? बाहरी परिवेश के कारक क्या क्या हैं? तो ये उत्तर आप अभ्यास के रूप में कर सकते हैं। अगला गद्यांश है, इतिहास अतीत में किए गए मानव प्रयास की अनुक्रमिक कथा है। इतिहास के आवश्यक अंग हैं अतीत, सभ्य युग, मानव प्रयास और घटनाओं का अनुक्रमिक प्रसार। वर्तमान जो अभी जीवित है इतिहास का विषय नहीं है, यद्यपि वह शीघ्र अतीत होकर उसका अंग हो जाएगा। घटना जो संपन्न हो चुकी, चाहे अभी चाहे सहस्राब्दियों पूर्व, इतिहास का अंग हो जाती है। इतिहास विगत घटनाओं का चिंतन करता है। जब हम ऐतिहासिक क्रम में घटनाओं का वर्णन करते हैं तब उन्हें काल प्रसार में वितरित करते हैं, और जब भौगोलिक क्रम से इनका उल्लेख करते हैं तब उन्हें स्थानानुसार रखते हैं। इतिहास और भूगोल दोनों कारण और परिणाम के साथ घटनाओं की तिथि और स्थान को व्यवस्था प्रदान करते हैं। अतः निरंतरता व परिवर्तनीयता का समसामयिक विश्लेषण ही इतिहास है। इतिहास हमारी और हमारे समाज की दशा व दिशा का निर्धारण करता है और भविष्य को सुरक्षित बनाने का प्रयास करता है। प्राचीन भारत का इतिहास मानव सभ्यता के उस समय का इतिहास है जब वह अपने निर्माण की अवस्था में था। विशाल पर्वतमालाओं और नदियों की भूमिका प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण रही है। वर्तमान मानव का स्वरूप क्रमिक विकास का परिणाम है। इतिहासकारों ने अध्ययन हेतु सरलता की दृष्टि से इतिहास को कई भागों में वर्गीकृत किया है। प्राचीन भारत उसी वर्गीकरण का एक भाग है। ऐतिहासिक कालक्रमों का अध्ययन हम ऐतिहासिक सामग्री स्रोतों के आधार पर करते हैं। चूंकि इतिहास उन बातों का वृत्तांत होता है जो भूतकाल में हुई हों, इसलिए मूलतः महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर अतीत का पुनर्निर्माण करने को ही इतिहास कहते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य हमारे लिए कई रूपों में सुरक्षित हैं, जिन्हें हम इतिहास की सामग्री या स्रोत कहते हैं। आइए इसके आधार पर हम प्रश्न उत्तर करते हैं।
इतिहास में घटनाओं का वर्णन मिलता है काल क्रम के अनुसार। वर्तमान मानव का स्वरूप किसका परिणाम है? क्रमिक विकास का। निम्नलिखित कथन ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुनकर लिखिए। अतीत में घटित मूल तथ्यों के संकलन को इतिहास प्रकट करता है। और दूसरा आर, वर्तमान में घटित जीवित घटना इतिहास का अंश नहीं होती है। तो उत्तर है कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। दो प्रश्न है जो 30 से 35 शब्दों में देना है। इतिहास हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है, ये उत्तर आप कर सकते हैं। इतिहास और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप परीक्षा में अच्छे अंक से पास हो जाएं, अच्छे अंक लाएं, आप 90% से अधिक अंक लाएं। और मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को देखिए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।